हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। एनटी जो बेसिकली हम बोलते हैं एलर्जिक एस्थमा। क्या होता है एलर्जिक एस्थमा, कैसे होता है, सारी चीजें मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन इस वीडियो में करूंगा। पहली चीज है, वीडियो मेडिकल स्टूडेंट के लिए, डोंट बी टेक सेल्फ मेडिकेशन, वी जस्ट ओनली प्रोवाइड नॉलेज टू द मेडिकल स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं, एलर्जिक अस्थमा क्या होता है। मैं इसमें बेसिकली मेडिसिन भी आपको मैकेनिज्म भी एक्सप्लेन करूंगा, कौन सी मेडिसिन कैसे यूज होती है। स्टार्ट करते हैं। एलर्जिक एस्थमा इज अ लॉन्ग टर्म लंग्स डिसीज कॉज बाय एलर्जन। बोलना है कि एलर्जिक एस्थमा होता है जो कि लंबे समय तक रहने वाली बीमारी है, एलर्जी के कारण होती है। एलर्जिक एस्थमा बेसिकली एलर्जेंस होते हैं, कुछ ऐसे बाहरी तत्व। एलर्जेंस का मतलब होता है ऐसे बाहरी तत्व जो बाहर से आकर हमारी बॉडी में एलर्जी कॉज करते हैं। वो डस्ट हो सकता है, मिट्टी हो सकता है, धुआं हो सकता है, धूल हो सकती है। क्लियर है। इन दिस डिसीज एयरवे बिकम वेरी सेंसिटिव टू एलर्जन। बेसिकली बोलना है कि इस बीमारी में सांस की नलिकाएं एलर्जन प्रति बहुत ही अधिक संवेदनशील हो जाती है। हमारी जो लंग्स की जो वेसल्स है, ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। सेंसिटिव होने का क्या मतलब होता है भैया? सेंसिटिव होने का सिंपल मीनिंग निकलता है कि जब भी हमारी बॉडी में कोई एलर्जन आएगा तो बॉडी में एलर्जन आने से हमारी मांसपेशियां सेंसिटिव होती है, सिकुड़ने लगती है। सिकुड़ने के कारण हमारे श्वसन में समस्या होती है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है, ब्रीथनेस होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। एवरी स्मॉल एक्सपोजर टू एलर्जेंस कैन बी स्टार्ट एस्थमा सिम्टम। बेसिकली बोलना है वही चीज लिखा है, एलर्जेंस के थोड़े से संपर्क में आने से हमें बेसिकली एस्थमा की कंडीशन या उसके सिम्टम्स या उसके लक्षण देखने को मिलने लग जाते हैं। वॉट हैपन इन एलर्जिक एस्थमा। बेसिकली एलर्जिक एस्थमा में क्या होगा आपको, तो एयरवे बिकम स्वॉलन ड्यू टू इन्फ्लामेशन। सूजन के कारण सांस की नलिकाएं फूल जाती है। एलर्जेंस की वजह से जब हमारी एयरवे के अंदर जो है, ये नॉर्मल कंडीशन है, यहाँ पर एयरवे के अंदर जो है वो सूख जाए, स्वेलन हो जाएगी ट्रेकिया। बेसिकली ये पूरी ट्रेकिया की जो नली होती है ये पूरी स्वेलन हो जाती है। उस वजह से हमें सांस लेने में समस्या होती है, बहुत सारी दिक्कतें फेस करने को मिलती हैं। मसल अराउंड द एयरवे टाइट सडनली। बेसिकली जो मसल्स है वो टाइट हो जाती है, सूज जाती है, रेड हो जाती है। एक्स्ट्रा म्यूकस इज प्रोड्यूस इनसाइड द एयरवे। अब यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मली म्यूकस बनता है। म्यूकस एक तरल चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि हमारे एयरवे को एक नमी चिपचिपापन प्रोवाइड करता है, जिससे हम इजीली श्वसन कर पाते हैं, आसानी से सांस ले पाते हैं, आसानी से छोड़ पाते हैं। पर वो म्यूकोस भी बहुत ज्यादा मात्रा में बनने लगेगा, जिससे हमें खरखर होने लगेगी, सांस में समस्या होने लगेगी, ये सारी दिक्कतें हमें फेस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है द एयरवे पैसेज बिकम नेरो। अब हमारे जो एयरवे के पैसेज है, अंदर की जो जगह है, देखो नॉर्मली कैसी होती है, ऐसी खुली हुई। बट एलर्जेंस की वजह से अस्थमा में ये बिल्कुल सिकुड़ जाएगी, चिपक जाएगी। पेशेंट फील डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग एंड चेस्ट टाइटनेस। पेशेंट जो है दिक्कत होगी सांस लेने में। बेसिकली कॉमन एलर्जेंस किसे माना जाता है, एलर्जी करने वाला अस्थमा का क्या कॉमन एलर्जेंस हो सकते हैं आपके, देखिएगा। हाउस डस्ट माइट्स आर द मोस्ट कॉमन कोज। मतलब यानी कि घर की धूल और मौजूदा कीड़े सबसे आम कारण होते हैं। बेसिकली घर में जो झाड़ू पोछा लगता है, धूल मिट्टी उड़ती है, घर में भी उड़ती है हल्की धूल, वो जो है इंपॉर्टेंट कोज बनता है आपका। नेक्स्ट है पोलेन फॉर्म ट्रीज ग्रास एंड फ्लावर कैन बी ट्रिगर अस्थमा। बेसिकली पेड़ या फिर घास फूस हुई या फिर परागण अस्थमा को बढ़ा सकता है, ये चीज भी आप माइंड में रखिएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपका एनिमल हेयर एंड स्किन पार्टिकल कैन बी वर्स सिम्टम्स। बेसिकली जानवरों के बाल, त्वचा या कण, ये सारी चीजें जो है आपका एलर्जी का कारण बनेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है आपका मोल्ड एंड फंगस इन द डैम्प प्लेस कैन बी कॉज अटैक। यानी कि नमी वाली जगहों की फफूंद जो होती है बेसिकली अस्थमा या अटैक का कारण बनेगी। नमी वाली जगह पे फफूंद वगैरह होगी, वो भी आपको एक इंपॉर्टेंट कॉज बनती है। नेक्स्ट आता है स्मोक पॉल्यूशन एंड स्ट्रॉन्ग स्मेल इरिटेट। मतलब यानी कि धुआं हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, इन सब के कारण भी एलर्जिक अस्थमा के सिम्टम्स निकलने लगेंगे। आता है सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक एस्थमा। बेसिकली क्या लक्षण होंगे, सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे, तो रिपीटेड विजिंग और
विजिंग साउंड वाइल द ब्रीथिंग, यानी कि सांस लेते समय बार बार सीटी जैसी आवाज आना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जो है सांस लेने में समस्या होना, एक्सरसाइज ड्यूरिंग द एट नाइट, यानी कि एक्सरसाइज करना एक्सेसिव होना, ज्यादा होना, नाइट के समय पेशेंट को खड़खड़ खड़खड़ खांसी चलती रहेगी और सांस लेने में समस्या होती है। चेस्ट टाइटनेस और हैवीनेस, जो छाती में है टाइटनेस लगेगी, सांस लेने में समस्या होगी। ड्राई और प्रोडक्टिव कफ, यानी कि यहाँ पर आपको प्रोडक्टिव कफ भी देखने को मिलेगी एट द नाइट टाइम। नेक्स्ट हम आते हैं मेडिसिन के ऊपर। बेसिकली क्या क्या मेडिसिन ऑप्शन अवेलेबल है एस्थमा, एलर्जिक एस्थमा की कंडीशंस में। तो ब्रोंकोडायलेटर हम लोग यूज करते हैं बेसिकली। साल्ब्यूटामोल का इनहेलर 100 mcg में आपके पास अवेलेबल होता है, जो कि एस्थलीन के नाम से मिलता है, साल्ब्यूटामोल इनहेलर। इसमें बेसिकली 1 to 2 पफ, माने कि एक बार पफ सुबह एक बार पफ शाम को, यानी कि आपको लेना होगा। यूज बेसिकली अचानक सांस की तकलीफ होना, विजिंग होना, खर की साउंड आना, ये सारी कंडीशंस में हम इसको इस्तेमाल करेंगे। साल्बुटामोल रेस्प्यूल जो होता है ये इनहेलर वो इनहेलर था, ये हमारा नेबुलाइजर के लिए यूज होता है। डोज बेसिकली एक रेस्प्यूल नेबुलाइज करते हैं। नेबुलाइजर का मैंने पूरा टॉपिक भी आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। वन एम्पूल या फिर इसका एक निकाल के तोड़ के मिला के यूज किया जाएगा। सीवियर अटैक की कंडीशन में इसको दिया जाता है। इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड, यानी कि सूजन को कम करने के लिए, बेसिकली अगर लग रहा है कि स्वेलिंग भी है, सूजन भी है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए बुडासोनोइड इनहेलर 200 mcg का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। बुडासोनोइड का बहुत अच्छा है, बुडाकोट के नाम से मिलेगा आपको। डोज बात करूं, 1 से 2 पफ दिन में 2 बार, 2 पफ सुबह ले लिए, 2 पफ शाम को ले लिए, मतलब सुबह 2 बार दबा के इनहेल कर लिया पेशेंट ने, शाम को 2 बार इनहेल किया, ठीक है। यूज बेसिकली सांस की नलिकाओं में सूजन आ रही है, अस्थमा हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली कॉन्ट्रेक्शन अगर ज्यादा हो रहा है, सांस लेने में बहुत ज्यादा समस्या है, एंटी एलर्जिक की तरह ये वर्क ही करेगा और एंटी इन्फ्लामेट्रिक भी ये काम करेगा। नेक्स्ट होता है बुडेसोनोइड का रेस्प्यूल्स भी अवेलेबल है नेबुलाइजेशन के लिए। डोज दिन में 1 से 2 बार नेबुलाइज करवाया जाता है सीवियर कंडीशन में। नेक्स्ट हमारे पास है कॉमन इनहेलर, बुड जो कॉम्बिनेशन के साथ में अवेलेबल होता है कुछ इनहेलर, बुडेसोनोइड प्लस फ्रोमेट्रोल, यानी कि बुडेसोनोइड और फ्रोमेट्रोल का मिक्स कंपोजिशन होता है। 200 mcg बाय 6 mcg का ये अवेलेबल है। डोज बेसिकली 1 से 2 पफ, यानी कि 1 पफ सुबह 1 पफ शाम को, दिन में 2 बार लिया जाएगा, सुबह और शाम के समय में। रोजाना बेसिकली अस्थमा कंट्रोल को बार बार अटैक से रोकता है, अस्थमेटिक अटैक से ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट को भी ठीक करेगा, यानी कि मिक्स कंपोजिशन में ये मिलता है। नेक्स्ट आता है आपका फ्लूटिकोसोन प्लस साल्मेट्रोल का दोनों का मिक्स कंपोजिशन है। ये इनहेलर भी काफी अच्छा इस्तेमाल किया जाता है एलर्जिक अस्थमा में। 250 mg बाई 25 mcg में ये अवेलेबल होता है। जो डोज बात करूं तो 1 से 2 पफ वही है, सुबह शाम इस्तेमाल किया जाएगा इसको। लॉन्ग टर्म एलर्जी के लिए अस्थमा काफी अच्छा होता है। लंबे समय तक किसी को एलर्जिक अस्थमा है तो लंबे समय तक के लिए हम लोग यही प्रिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट आता है एंटी एलर्जिक टैबलेट। बेसिकली कुछ मेडिसिन भी होती है जो यूज होगी। मोंटेलुकास टैबलेट 10 mg में अवेलेबल है। रोज रात में एक टैबलेट दी जाती है, डे के समय में प्रिस्क्राइब नहीं की जाती है, इससे थोड़ी सी नींद आ सकती है पेशेंट को। यूज की मैं बात करूंगा तो एलर्जी या खांसी वाली समस्या अगर होगी, उस समय में इसका इस्तेमाल काफी अच्छे तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट टेबलेट जो आती है सेट्राजिन टेबलेट होती है, 10 mg की टेबलेट है। डोज में बात करूंगा तो एक टेबलेट रोज रात में यह टेबलेट प्रिस्क्राइब की जाएगी। एंटी एलर्जिक टेबलेट है, काफी अच्छा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ये पेशेंट को करके देती है। ये सारी चीजें अस्थमा के रिलीफ में काम करेगी एंटी एलर्जिक की तरह। ओरल कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी होती है, वो कि जो कि ज्यादा सीवियर कंडीशन होने पर ही हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि प्रेडनिसोलोन के टेबलेट 5 से 10 mg की अवेलेबल होती है। डॉक्टर की सलाह से शॉर्ट टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज करना है। स्टेरॉइड जो होता है ज्यादा साइड इफेक्ट पेशेंट को दे सकता है, इसीलिए हमेशा पेशेंट को देखने के बाद ही डॉक्टर प्रिस्क्राइब इसको कर सकता है। सीवियर कंडीशन में इस्तेमाल होगा। अब आपको ये चीज समझ में आई। अगर आप चाहते हो डिटेल से हमारा पीडीएफ चाहिए, आपको डिटेल से जानकारी चाहिए, तो हमारी प्ले स्टोर पर इंडियन मेडिकल लेक्चर एप्लीकेशन है, अभी आप इसको डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। ये आपको हमें कोर्स देते हैं मेडिकल बुक वाला। बेसिकली हम मेडिकल बुक की पीडीएफ हमारी एप्लीकेशन में प्रोवाइड करेंगे, ये सब्जेक्ट्स आपको टीच करेंगे, साथ में कंप्लीट ऑनलाइन क्लासेस, इसमें सारी रिकॉर्डेड क्लासेस रहेगी,
पीडीएफ रहेगी, नोट्स रहेंगे, एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इस तरह से जो बेसिक मेडिकल प्रैक्टिशनर को हम लोग प्रोवाइड करते हैं जो मेडिकल फील्ड से। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप हाई भेजोगे हम इसकी लिंक दे देंगे, या फिर सीधे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स की लिंक से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर यहाँ इंडियन मेडिकल लेक्चर प्ले स्टोर से सीधा डाउनलोड करो, आपको कोर्स मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।